अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है, मौजू है, शीर्षक है लीगल प्रोटेक्शन फॉर वर्किंग लेबर इन इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि असंगठित क्षेत्रों में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेबर लोग काम करते हैं उसके लिए सरकार ने क्या तहफ़्फ़ुज़ात किया, क्या लीगल प्रोटेक्शन है, कानूनी प्रोटेक्शन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे संविधान में ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के लिए तो रूल है, लेकिन मुस्लिम के लिए ऐसा काम से रिलेटेड रूल नहीं है। मुस्लिम वोमेन के लिए बिल लाया गया था, मुस्लिम वोमेन एम्पावरमेंट बिल, एंड इट हैज़ बीन पेंडिंग सिंस 1986। 1986 से ये पेंडिंग है। तो एक्सक्लूसिवली मुस्लिम वर्किंग के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है। अब ये जो जनरल रूल है जो कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात के लिए, वो मैं बयान कर रहा हूँ। जो सेमी स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड लेबर है, वो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या कानून बनाया है। एक है द फाटल एक्सीडेंट एक्ट, 1855 में बना, 1855, जो एक्सीडेंट वगैरह से रिलेटेड है। वो बाद में हम तफसील से दूसरे वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, उसको किस चीज़ के लिए क्या कंपनसेशन मिलना चाहिए उसके बारे में है, वो 1923 में बना। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में बना, जिसमें कंपनी में 200-300 लोग काम करते हैं या उससे ज़्यादा, तो उसका एक यूनियन होता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि कंपनी में जो लोग काम करते हैं, अगर वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जो कंपनी का मालिक होता है वो उसको दबाता है, क्योंकि उसको रूल्स पता नहीं होता है। इसीलिए तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का भी प्रोविज़न दिया गया। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, अब किस काम के लिए कितना वेजेस मिलना चाहिए उसके लिए भी डिफ़ाइन किया हुआ है। लेकिन हम यहाँ सरकार से अनुरोध करेंगे, ख़ास करके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से, कि वो अपने वेबसाइट पर जितने भी सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर लोग जो काम कर रहे हैं उसका सर्वे कराएं। सर्वे कराने पर किस काम के लिए कितनी मजदूरी मिलनी चाहिए उसका वो सरकार को स्पेसिफाई करना चाहिए, चूँकि एक बड़े पैमाने पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका जो शोषण हो रहा है, और इसीलिए सरकार ध्यान नहीं दे रही है कि जो भी बिज़नेस है, इंडस्ट्रीज़ है, उसमें किसी न किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है। कोई एमपी है, किसी का भाई एमएलए है, किसी का बाप, किसी की बुआ एमपी एमएलए है। इस तरीके का सिस्टम चल रहा है। लेकिन सरकार को, मोदी सरकार को खुल करके इस पर आना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल में है या कंपनी में है, जिन लोगों का पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत 7 दिन के अंदर में कंपनी को मज़दूर को मंथली पे देना है, अगर वो नहीं देगा तो फ़ाइन जोड़ करके देना है। 7 दिन के अंदर में पेमेंट करना है। अगर लेट हो, जैसे कि कंपनी के अंदर है कि कोई लेट आता है तो चलो भाई इसको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देता है, कॉम्पेंसेशन या वर्क परफॉर्मेंस का एक्स्ट्रा पैसा। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी हैं जिसमें एक्स्ट्रा वर्क कॉम्पेंसेशन का तो पैसा छोड़ दीजिए, जो जितना पैसा मिलना चाहिए, अगर किसी का 5 मिनट लेट हुआ, 10 मिनट लेट हुआ, काम भी पूरा कर लिया, लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन अगर लेट आया किसी कारण, बस बाल बच्चेदार आदमी हैं, किसी का बच्चा बीमार पड़ गया, किसी को बच्चे के लिए स्कूल जाना पड़ा, तो उसके लिए भी वो लोग पैसा कट कर लेते हैं। तो ये एक तरीके का जुल्म है। इस पर सरकार को, हिंदू मुसलमान को छोड़ करके इस पर ध्यान देना चाहिए। और पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936
में बना और इसके तहत 7 दिन के अंदर में आप जो मंथली मजदूर खटा रहे हैं डेली के हिसाब से आप कहते हैं कि हम पेमेंट कर रहे हैं और 1 महीने के बाद अगर करते हैं तो उसको 7 दिन के अंदर में पेमेंट करना है, नहीं तो वो फ़ाइन देगा। अगर किसी का सैलरी अकाउंट है, अगर वो क्लेम करेगा तो वो जो है ना लीगल तरीके से उसको कंपनी को फ़ाइन के साथ उसको देना पड़ेगा। ये प्रोविज़न है। दूसरा एम्प्लॉयर्स लेबिलिटी एक्ट, यानी लेबिलिटी बोलते हैं वाजिबात को। 1938 में ये एक्ट बना। इसके तहत जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई के लिए जो काम करने वाले उसके कंपनी में है, जो मालिक है, उसके लिए क्या वाजिबात है उसको डिफ़ाइन किया गया है इसमें। वीकली हॉलीडेज एक्ट, अब वीकली अगर कोई होटल खोले हुआ है, अगर उसमें वो वेटर को खटा रहा है तो उसको सप्ते में 1 दिन वीकली हॉलीडेज ऑफ है, 1 दिन छुट्टी उसको देना है, उसके पैसे नहीं कट करने हैं। और इसके साथ साथ जो अगर कोई मान लीजिए कि होटल रोज़ खुला रहता है, कोई जुमरात को छुट्टी लेता है, कोई जुमा को छुट्टी लेता है, सब अपने से कोई संडे को छुट्टी लेता है, तो अक्सर जो है छुट्टी नहीं मिलता है सैटरडे संडे को, चूँकि कस्टमर का भीड़ रहता है, तो मंडे को ले सकते हैं, ट्यूसडे को ले सकते हैं। तो अगर वो छुट्टी लेता है तो होटल वाले उसको स्टाफ को पैसे नहीं देते। तो अगर वो पैसा अगर उसका नहीं दे रहा है, अब मंथली पर वो काम कर रहा है, मासिक पे पर, तो उसके लिए भी वो लीगल जो काउंसलर होता है उसके तहत वो उसके जहाँ काम कर रहा है अपना हक लेने के लिए कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो वीकली हॉलीडेज उसको छुट्टी मिलना चाहिए, उसको 1 दिन वर्किंग डे में, अगर किसी को संडे को छुट्टी रहती है तो संडे को मिलेगा ही, प्लस वर्किंग डे में कम से कम 1 CL देना है, कैजुअल लीव, ताकि किसी को ऑफिस का काम आ जाए, इमरजेंसी आ जाए। मेडिकल लीव तो अलग है। अब वीकली हॉलीडेज एक्ट 1942 में बनाया गया कि छुट्टी देना है। अगर कोई सपोज़ आपके यहाँ का परमानेंट एम्प्लॉई है, अगर मान लीजिए कि वो किसी कारण से बीमार पड़ गया या कोई उसको इमरजेंसी आ गया, 15 दिन अगर अब्सेंट है, तो आपको 15 दिन उसने काम किया, ठीक है, 16 तारीख से 30 तारीख तक काम किया, अगर 30 का महीना है, 1 से लेके 15 तक अगर संडे आ रहा है तो आप संडे का पैसा कट नहीं कर सकते हैं। ये संडे का पैसा कट करना जो है इलीगल है। अगर इसके जो हमें सरकार ने जो हुकूक दिए हैं, जो राइट्स दिए हैं, उसके तहत आप नहीं उसको कट कर सकते हैं, आपको हॉलीडेज देना है और उसके पैसे भी देने हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बनाया गया 1948 में। अब मिनिमम वेजेस एक्ट इस काम के लिए इतना से कम पैसा नहीं देना है। आप जैसे कि कोई पैकिंग का काम करती है, या कार्टून बनाने का काम करती है, या ठोंगा जो होता है वो बनाने का काम करती है, अगर उसको मंथली पर वो खटा रहा है तो उसको कोई 6,000 रुपया महीना दे रहा है, उसमें कट करके 5,000 दे रहा है, तो ये भी इलीगल है। अगर उसने क्लेम फाइल किया तो कोर्ट के थ्रू जो भी होगा उसको, जो सरकार का मानदंड है उसके तहत उसको भुगतान करना पड़ेगा। हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि किस काम के लिए क्या रेट मिलना चाहिए। अगर डेली वेजेस पर काम करा रहे हैं तो उसमें क्या उसको रेट मिलना चाहिए, और आप किसी को ओवर टाइम करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आदमी, एक स्वस्थ आदमी 8 घंटा के काम करने के लिए कम्प्रीहेंसिवली दिया गया है। अगर सीरियस तरीके से ड्यूटी होता है जैसे सिक्योरिटी गार्ड का, तो वो 4 घंटे का है। तो 4 घंटा अगर काम करेगा तो वो सही ढंग से ड्यूटी करेगा, उसके बाद वो उसके अंदर वो उस तरीके का स्टेमिना नहीं रहता है। तो यानी कि 4 घंटा या 6 घंटा, तो 6 घंटा में 15 मिनट के लिए चाय का भी उसको मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स है, 6 चौका 24, यानी हर 6 घंटे पर वो चेंजिंग होगा।
8 घंटे में क्या किया गया है कि लंच भी रखा गया है, रिलैक्सेशन भी रखा है। ये नहीं कि रोबोट के जैसे काम करते रहिए, इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। 8 घंटा इसलिए दिया गया है कि आदमी रिफ़्रेश हो करके फिर काम पे लग जाए। ये नहीं कि कंटिन्यू जो काम कर रहा है मशीन के तरीके से वो चलता रहे, वो काम करे। या कंप्यूटर पर अगर टाइपिंग कर रहा है तो 8 घंटा टाइपिंग करे, या जो है कोई लिखने का काम कर रहा है, कोई ड्राफ्टिंग कर रहा है तो 8 घंटा कंटिन्यू ड्राफ्टिंग करे। तो इस तरीके का नहीं है ये जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट में एक हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट है, ये हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट की खिलाफ वर्जी है ये। तो मिनिमम वेजेस एक्ट में जिसको कम मिल रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत यूनियन का जो लीडर होता है, जो भी फैक्ट्री में काम होता है या जो भी होता है, वो डायरेक्ट जो है ना पत्राचार के माध्यम से, लेटर के माध्यम से या आरटीआई के ज़रिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से वो पूछ सकता है। हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से अनुरोध करते हैं कि अपने वेबसाइट पर भी न्यूज़पेपर के जरिए सर्वसाधारण को सूचित करें कि जो सेमी स्किल लेबर, अनस्किल लेबर, जो लेबर लोग काम कर रहे हैं, किस काम के लिए कितनी मजदूरी मिलना चाहिए। और सारे कंपनी का इंक्वायरी होना चाहिए कि मज़दूरों को वो कितना पैसा दे रहे हैं, किस काम के लिए क्या दे रहे हैं, वो इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये इसमें प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 में बनाया गया, जो पौधारोपण वगैरह से जो रिलेटेड इशू आता था उसके लिए बनाया गया, उन मज़दूरों के लिए। माइंस एक्ट 1952 में बनाया गया। कोयले के खादान में जोखिम भरा काम होता है तो उससे एक स्पेशल रूल भारत सरकार ने बनाई है, जिसको माइंस एक्ट 1952 के को बोलते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यानी जो काम करते हैं ये कंपनीज़ में या कल कारखाने में, वो भारत के नागरिक भी होते हैं और उनको सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया। अब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में बना, यानी ज़चगी फ़वाइद इसको बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो महिला स्टाफ प्राइवेट कंपनी में काम करती है, अगर वो प्रेग्नेंट होती है, अगर वो शादीशुदा है, प्रेग्नेंट है, तो उसको 3 महीना प्रेग्नेंट तक वो काम कर सकती है। 3 महीने के बाद 6 महीने का पैसा कंपनी को देना है। अगर वो मंथली पे काम करे, ये नहीं कहा जाएगा कि भाई 15 दिन के लिए तुम घर चली गई तो तुमको नहीं मिलेगा या हम नहीं देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जब कोई कंपनी अगर जीएसटी फाइल कर रही है और सैलरी अकाउंट में स्टाफ को अगर कुछ दे रही है, तो सारे स्टाफ जो है उस कानून के दायरे में आ जाते हैं और उसको मैटरनिटी बेनिफिट देना होता है। उसके तहत 6 महीने का उसको तनख्वाह देना होता है, जो मंथली पे है। और बच्चा होने के बाद 3 महीने का चाइल्ड केयर के लिए भी वो रहती है। दूध पिलाना, ये बहुत बच्चा छोटा रहता है 3 महीना, तो उसको फिर चाइल्ड केयर के टाइम में भी 3 महीने का उसको कंपनी को पैसा देना है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया का ज़माना है और हर आदमी के अंदर जो भी जानकारी है एक दूसरे से वो शेयर कर रहा है। अगर चूँकि हर चीज़ स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता, चूँकि सोशल मीडिया के ज़माने में जो सोशल मीडिया से लोग जो है ना हर चीज़ से अवगत हो रहे हैं। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में ये है कि 9 महीने का कंपनी को पैसा देना है, उसका पैसा कट नहीं करना है। आप उसको इस ग्राउंड पर निकाल नहीं सकते हैं, उसको धमकी नहीं दे सकते हैं। धमकी अगर देंगे किसी एम्प्लॉय को कि तुमने छुट्टी किया हम निकाल देंगे, ये भी टॉर्चर में आता है, मेंटल हरासमेंट में भी आता है। और मेंटल हरासमेंट का भी अगर वो लीगल तरीके से अगर एक्शन होगा तो कंपनी को जुर्माना भी भरना पड़ सकता है और जेल भी हो सकता है एम्प्लॉयर को। और उसके बाद जो बताया गया है द पर्सनल इंजरीज कंपेंसेशन इंश्योरेंस एक्ट 1963, अगर किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसका कंपेंसेशन भी देना है और कंपेंसेशन पर इंश्योरेंस है वो भी है। मैं बिल्कुल एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाद में इस पर हम तफसील में गुफ्तगू करेंगे।
पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, अगर कोई एम्प्लॉय रेगुलर काम कर रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा छुट्टी भी नहीं है, तो जो पेमेंट आप दे रहे हैं उसके अलावा उसको बोनस भी देना पड़ता है। उसको बोनस अगर नहीं मिल रहा है तो आप कंपनसेशन के लिए, अपने हक के लिए आप लीगल तरीके से कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। बहुत सारी जगह यूनियन है, बहुत सारी जगह यूनियन नहीं है। रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर एक्ट 1969, इसमें एम्प्लॉय के वेलफेयर, फलाह बहबूद के बारे में तफसीलात बयान किया गया है इस एक्ट में 1969 में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, आप किसी को इस तरह से ज़बरदस्ती बांध नहीं सकते। अगर कोई भी आदमी को आपने अपने हिसाब से एक तरफा आपने कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, एक तरफा आपने अपने मन के हिसाब से शराइत रख दी, बेचारा वो गरीब है, वो कहाँ जाएगा, उसके पास ऑप्शन नहीं रहता है, तो वो कहाँ जाएगा, वो अल्टरनेट दूसरी जगह उसको आपने मजबूर किया और आपने उसको ज़बरदस्ती किसी बॉन्ड पेपर पर साइन करवा लिया, तो ये इस कानून की खिलाफ वर्जी होगी और जिससे इंसानी हुकूक पामाल होते हैं। आपने ज़बरदस्ती अगर साइन करवा लिया, उसकी मजबूरी थी, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा था, उसने साइन कर दिया। अब उसने साइन कर दिया तो अगर वो कल के डेट में ये क्लेम कर देता है कि आपने ज़बरदस्ती साइन करवाया है, तो आप बुरी तरह से फंसेंगे। तो इसके तहत कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट, ये इसका उन्मूलन कर दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया है 1970 में। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1979। अब बहुत सारे जो शुरू से पैसे वाले हैं, जो बहुत पैसे वाले हैं, वो अपने घर में नौकर रखते हैं, लेडीज़ को रखते हैं, जेंट्स को रखते हैं और ज़बरदस्ती उससे काम करवाते हैं 24 घंटा, सुबह से लेकर के उनका कोई फिक्स ड्यूटी नहीं होता है, ना उनका शिफ्ट चेंज होता है। अगर वो सहारा लेता है, अगर वो लीगल पर्सन के पास जाता है, तो उसको लीगल एड भी देने का प्रोविज़न है गवर्नमेंट के यहाँ। अब उसको बंधुआ मजदूर की तरह आप काम नहीं करवा सकते हैं। अगर उसको जब तक मर्ज़ी रहेगा तब तक वो काम करेगा, जब मर्ज़ी नहीं रहेगा वो छोड़ देगा। किसी को भी अगर आप एक बैग निकालते हैं तो उसको जब तक उसको काम नहीं मिलता है तब तक आपको उसको मुआवजा देते रहना है, उसको पैसा देते रहना है। तो ये सारी चीज़ें, यानी बंधुआ मजदूर का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो गया है। आप किसी को ये मजबूर नहीं कर सकते हैं कि यहीं काम करो और इतना में ही काम करो। तो ये जो भारत सरकार ने सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर के लिए जो कानून बनाया है, इसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976। अब हम आते हैं इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में। 1976 में इक्वल रिम्यूनरेशन जो मुआवजा है, ये मतलब जो सेम काम कर रहे हैं, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सेम पैसा मिलेगा, सेम रिम्यूनरेशन मिलेगा। इसमें और भी बातें आती है जो बाद में हम बताएंगे। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, इसमें जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा कर के लेबर लोग काम करते हैं, उसके बारे में जो बताया गया है। अगर कोई दूसरा स्टेट का लेबर है, सेम काम के लिए दूसरे स्टेट के लेबर को आप कम पैसा नहीं दे सकते हैं। आप जो है ना इलाकाइयत के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। 1986 में चाइल्ड लेबर यानी बच्चों से काम कराना एक कानूनन अपराध है। अगर 18 साल से कोई कम है, अगर वो काम कराता है, तो वो अगर साबित हो जाता है तो एम्प्लॉयर भी फंसेगा और जो अपॉइंटमेंट किया है जो बोर्ड, वो भी फंसेगा। आप किसी भी तरीके से छुपा के रखिए, अगर बायोमेट्रिक में पता चल जाता है या कैमरे में पता चल जाता है और उसका DVR अगर पुलिस निकाल लेती है या इन्वेस्टिगेशन टीम निकाल लेती है, तो आपके लिए आफत आएगा।
इसीलिए जो नाबालिग से काम करवाना कानूनन अपराध है। और पुलिस लोग घूस खाती है, घूस लेके छोड़ देती है, वो अलग बात है। अगर कोई पुलिस वाला अगर दिमाग का फिरा हो और उसने डायरेक्ट जो है ना FIR कर दिया, चार्जशीट फाइल कर दिया, तो आपके लिए मुसीबत बन सकता है। उसका द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में जो गैर मुनज़्ज़म इदारे हैं, हम गैर मुनज़्ज़म इदारे का एक लंबी फहरिस्त है जो हम आपको अलग वीडियो बना करके बताएंगे। तो जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा का, घर में काम, पापड़ बनाने का काम या फैक्ट्री में लेबर का काम, ऐसे के लिए एक सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया है 2000 में उनके सामाजिक तहफ़्फ़ुज़ात के लिए। उसके बाद एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ 2012 में बनाया गया है। इसमें ये नहीं आप किसी को कह सकते हैं कि ये यूपी का भैया है, इलाकाई आधार पर आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आप ये धर्म के आधार पर भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप डायरेक्ट बोल दिया बिहारी है या उस तरीके का आप शब्द बोल दिया, वो रिकॉर्ड कर लेगा, अगर वो केस फाइल करेगा तो आप बुरी तरह से फंसेंगे। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं जो इन्वायरमेंट में चल रहा है, जो लोगों को मालूम नहीं, या बोल दिया कि ये जो है ना बददिमागा हैदराबादी है, ये फिरा हुआ दिमाग हैदराबादी है, तो ये इलाका ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस तरह से नहीं बोलना है। तो इसलिए इससे रिलेटेड जो लॉ बना है वो एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ 2012 बनाया गया है। उसके बाद आता है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में जो महिलाओं के जो काम करती है फैक्ट्री में, अगर उसके साथ छेड़खानी होती है तो उसके लिए हर कंपनी में या हर स्कूल कॉलेजेस में एक अलग से कमेटी गठित करने का प्रोविज़न है, जिसमें उस कंपनी का जो भी इंटेलेक्चुअल लोग भी रहेंगे, लेबर के मेंबर भी रहेंगे, इस तरीके से बनाना है। वो भी जांच करेगी और जो सर्विस रूल के हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। अगर किसी शख्स ने कंपनी के अंदर में किसी भी अगर लेडी के साथ ज़बरदस्ती अगर कोई बलात्कार करता है, रेप करता है, अगर वो प्रूफ हो जाता है मेडिकल रिपोर्ट के ज़रिए या जो बिना एडिटेड वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग के ज़रिए, तो उसको 7 साल जेल की सज़ा है। तो मैंने मुख्तसर में बताया कि जो लोग जाहिल लोग हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग फैक्ट्री में लेबर का काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने इतना सारा उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया है, अब वो कानून से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। हम भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से ये अनुरोध करते हैं कि वो वेबसाइट पर इस चीज़ को डाले, किस काम के लिए क्या पैसा है, किसका उसको डिफ़ाइन करे। और इसमें हम एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे कि जो ESIC है, एम्प्लॉइज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, उसमें एम्प्लॉई का जो बेसिक पे होता है, जो भी उससे 0.75% पैसे हर महीने कट करते हैं, तो उसके लिए सरकार ने 21,000 रुपया मापदंड रखा है। जो भी है मानदंड है, उसका मेज़रमेंट है, उसका पैरामीटर है, तो 21,000 से बढ़ा करके 30,000 उसको कर देना चाहिए। चूँकि महंगाई का दौर है, अगर 30,000 में किसी की सैलरी अगर उसको ESI का बेनिफिट अगर नहीं मिलता है तो फिर वो न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। किसी अगर अच्छे ढंग से फैमिली को चलाने के लिए, बच्चे को सही ढंग से, 1-2 बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए, तो कुछ भी नहीं, खाना पीना और बच्चे की पढ़ाई लिखाई में बराबर 70,000 कम से कम पर मंथ उसकी इनकम चाहिए, तब जाकर के होगा। तो ये सरकार भी जो है इस चीज़ को निगलेक्ट कर रही है। सरकार को चाहिए कि जो ESI का जो वेजेस है 21,000 के बाद अगर 21,000 से ज़्यादा सैलरी है उस पर बेनिफिट नहीं दे रही है, तो बेनिफिट उसको बढ़ा करके 30 से 40,000 रुपया कर दे, ताकि सबको बेनिफिट मिले। पैसे का वैल्यूएशन बहुत कम हो गया है। आज से 5 साल पहले जो पैसे का वैल्यूएशन था वो 4 गुना ज़्यादा जो है ना डाउन हो गया है।
तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लीगल प्रोटेक्शन के बारे में हमने क्या क्या लीगल एक्ट बनाया गया है उसके बारे में हमने आपको संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। जय हिंद,